हेलो फ्रेंड्स, सीक्वेंसिंग के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। सीक्वेंसिंग टॉपिक जब मैंने शुरू किया था तब मैंने ये डिस्कशन रखा था आपके सामने। मैंने सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के दो टाइप्स के जो हम प्रॉब्लम्स जो देखने वाले हैं उसमें मैंने टू मशीन प्रॉब्लम्स का पार्ट कंप्लीट किया। हमने दो बेसिक क्वेश्चंस देखे, उसके बाद दो क्वेश्चंस ऐसे देखे जिसमें ऑप्टिमम अल्टरनेट ऑप्टिमम सीक्वेंस जनरेट हो रहा था। सो दिस वी कॉल इट एज टू मशीन प्रॉब्लम, कि जिसके अंदर आपको दो मशीन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया होता है। n नंबर ऑफ जॉब्स आर टू बी प्रोसेस, मतलब कभी जॉब की संख्या 5 है, कभी जॉब की संख्या 6 है, कभी 7 है। नंबर ऑफ जॉब का पोजीशन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेन चर्चा था हमारा कि दो मशीन का हिसाब दिया होगा, दैट इज फिक्स। नाउ स्टूडेंट, लेट अस moving ahead. There is three machine problem questions related to three machine problem with n number of jobs. This type of questions we have to see. But before going to the question, I would like to discuss the theory part. कि तीन मशीन प्रॉब्लम किस तरह का दिया होता है, उसमें क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसके थोड़े स्टेप्स में क्या चेंजेस रहेगा. So now I am starting three machine problem. Students, pay attention. Second type का question, three machine problem. Processing n number of jobs with the help of three machines. Student, क्वेश्चन में आपको तीन मशीन के बारे में जानकारी दिया होगा. समझ लीजिए 5 जॉब है. We have to perform 5 jobs, but that jobs are to be performed with the help of 3 machines. मतलब आपको क्वेश्चन में तीन मशीन का इंफॉर्मेशन दिया होगा रिगार्डिंग टाइम, कि भाई कोई भी जॉब कंप्लीट करना पड़े तो उसको तीन मशीन से हमको प्रोसेस करना पड़ेगा. पहले मशीन में उसको हमें प्रोसेस के लिए भेजना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे मशीन में उसको प्रोसेस के लिए भेजना पड़ेगा, और उसके बाद तीसरे मशीन में उसको प्रोसेस में भेजना पड़ेगा. लाइन से जाना पड़ता है. कोई भी जॉब को बराबर कंप्लीट करना है तीनों मशीन से, उसको ऑर्डर से उस मशीन में प्रोसेस के लिए भेजना पड़ता है. तो अब आपको तीन मशीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया होगा. दैट इज इन केस व्हेन थ्री मशीन्स आर टू बी प्रोसेस्ड. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि इसमें करना क्या है. to perform n number of jobs in specific order of machines, we have to follow following steps. अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि जिसके अंदर आपको 5 जॉब का इंफॉर्मेशन तीन मशीन के आधार पे, ये जॉब का पोजीशन होगा. मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3. इसमें आपको इंफॉर्मेशन टाइम का दिया होगा. ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं आपके सामने. एक क्वेश्चन किस तरह का आपको दिखेगा. अब स्टूडेंट, मैंने खास यहाँ पे लिखा है इन केस व्हेन थ्री मशीन प्रॉब्लम्स where three machines are to be processed and to perform n number of jobs in specific order of machine. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
इन स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ मशीन, ये क्या कहना चाहते हैं इन लोग? मुझे जो जॉब करना है प्रोसेस, उसमें सबसे पहले मशीन 1 को प्रोसेस में लेना है, उसके बाद मशीन 2 को प्रोसेस में लेना है, उसके बाद मशीन 3 को प्रोसेस में लेना है। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है क्वेश्चन में बोला हो पहले तुम्हारे को मशीन 2 को प्रोसेस में लेना है, फिर मशीन 1 को लेना है, फिर मशीन 3 को लेना है। हो सकता है ऐसा भी बोला हो सकता है आपको ऐसा भी बोला हो मशीन 3 को पहले प्रोसेस में लेना है, फिर मशीन 2 को लेना है, फिर मशीन 1 को लेना है, एक्सेट्रा। ये जो ऑर्डर मैं लिख रहा हूं, ये मैं जो ऑर्डर लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ मशीन्स। स्टूडेंट, जॉब का तो एक ऑर्डर बनना ही है। वो जो हम सीक्वेंस बनाएंगे उसमें जॉब का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑर्डर बनेगा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ मशीन, जो हमें यूज में लेना है, जो हमें परफॉर्म करने के लिए काम में लेना है, जॉब को परफॉर्म करने के लिए काम में लेना है, उस मशीन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे कुछ ऑर्डर्स आपके सामने मैंने ये 3 ऑर्डर बता दिए, ये मेंशन किया होगा क्वेश्चन में। हाँ, कुछ नहीं मेंशन किया है तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, M1 पहले दिया है, बाद में M2 दिया है, बाद में M3 दिया है। इसका मतलब हमें ये समझ लेना है सबसे पहले मशीन 1 को प्रोसेस में लेंगे, फिर मशीन 2 को लेंगे और फिर मशीन 3 को लेंगे। कुछ बोला नहीं है तो। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक ऑर्डर मैंने जो लिखा शब्द, उसकी बात से ये पता चलता है कि क्वेश्चन में ये ऑर्डर मेंशन किया होगा, और वो ऑर्डर अलग अलग हो सकता है स्टूडेंट्स। कभी मैं पहले मशीन 1 के हिसाब से शुरू करूं मेरा प्रोसेस, फिर मशीन 1 पे जाऊं, फिर मशीन 3 पे जाऊं। आप देख रहे हैं ना, ये जो मेरा सेकंड टाइप का ऑर्डर जो मशीन का बन रहा है। तो मशीन 2 पहले परफॉर्म हो रहा है। मतलब मैं ऐसा आपको पूछूं, फर्स्ट मशीन कौन सा? तो मशीन 2। सेकंड मशीन कौन सा? तो मशीन 1। थर्ड मशीन कौन सा? मशीन 3। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, and that order, that is we call specific order, would be given in the question if they want that specific order के हिसाब से हमें प्रोसेस करना है, तो वो ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। पढ़ने का, क्वेश्चन बराबर पढ़ने का, आगे पीछे का हिसाब किताब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाली टेबल देख के धड़ाधड़ शुरू नहीं कर देना है हमें। So this is what important discussion I would like to do regarding 3 machines, and that is what specific order. So in specific order of machine we have to follow following steps. अब मैं ये आपको specific order क्या हो सकता है वो मैंने आपको example के द्वारा बता दिया। Order change होता है machine के लिए। हाँ, अब मैं steps पे follow कर रहा हूँ, आगे मेरे first step में मैं आ रहा हूँ। First step, very first, convert this given 3 machine problem into 2 machine problem। भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो 3 मशीन प्रॉब्लम का हिसाब दिया है, देखो मैंने ये टेबल आपके सामने बना के रखा हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया होगा ऐसा 3 मशीन का इंफॉर्मेशन। ये 3 मशीन का प्रॉब्लम जो है उसको आपको 2 मशीन में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, आगे चलते हैं, डिस्कस करूंगा मैं। बाय चेकिंग फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि हम ये जो 2 मशीन में कन्वर्ट करेंगे वो कैसे करेंगे। देखो मैं आपके सामने ट्रायल डेमो बना के दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर 2 मशीन प्रॉब्लम का। देखिए ये हो जाएगी आपकी जॉब्स जो आपको दी हुई है, और अब ये 2 ही मैंने रो बनाया है, देखो जो 2 मशीन के लिए कन्वर्ट हो जाएगी।
इसमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड मशीन के टाइम को ऐड कर देना है, और इधर क्या करना है, सेकंड और थर्ड मशीन के टाइम को ऐड कर देना है, और यहाँ लिखते जाना है। आपके पास 5 जॉब था ना, ये देखो ना, मैंने यहाँ आपके सामने 3 मशीन का प्रॉब्लम जो बताया ना, उसमें 5 जॉब लिया था ना मैंने, एग्जाम्पल है ये। और आपको मशीन 1 और मशीन 2 के टाइम को क्या करना है, ऐड करना है। मशीन 2 और मशीन 3 के टाइम को क्या करना है, ऐड करना है। अब आप मशीन 1 और मशीन 2 के टाइम को ऐड कर देंगे तो एक टाइम बन जाएगा ना, वो इसमें लिखने का है। और मशीन 2 और मशीन 3 को आप ऐड कर देंगे तो वो भी एक टाइम बन जाएगा ना, उसको आपको इधर लिखना है। हाँ, लेकिन कभी, ये मैं कभी बोल रहा हूँ करने का, 1 और 2 को ऐड और 2 और 3 को ऐड, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला हो कि आपको मशीन जो प्रोसेस करने के लिए लेना है उसका ऑर्डर है M1 M2 और M3। सबसे पहला मशीन M1 प्रोसेस उसका शुरू हो जाएगा मशीन 1 M1 में, फिर उसके बाद मशीन 2 M2 लिया जाएगा प्रोसेस में, और उसके बाद तीसरा मशीन M3 लिया जाएगा प्रोसेस में, जो ये ऑर्डर है। तो समझ लीजिए सेकंड वाला ऑर्डर होता तो M2 पहले लेता है, M1 बाद में लेते हैं और M3 लास्ट में लेते हैं। तो 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे होता, क्योंकि मैंने बोला पहले 2 मशीन को आपको ऐड करना है टाइम उसका, और दूसरे 2 मशीन को आपको ऐड करना है उसके टाइम को। तो देखो उस केस में क्या बनता है, M2 और M1 का टाइम ऐड हो जाता और एक बन जाता, और M1 और M3 का टाइम ऐड हो जाता और वो एक बन जाता। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया कन्वर्जन की बात। लेकिन कन्वर्ट डायरेक्टली ऐसे ही नहीं हो पाएगा, ऐसे ही हमको डायरेक्ट कन्वर्जन शुरू नहीं करना है। देखिए मेरे स्टेप नंबर 1 मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, जिसका मेन बात मुझे अभी बताना बाकी है। सो कन्वर्ट 3 मशीन प्रॉब्लम इनटू मशीन प्रॉब्लम बाय चेकिंग फॉलोइंग कंडीशन। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये कंडीशन पहले आपको सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करके दिखाना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन है और क्या है कंडीशन में सेटिस्फाई करने वाली बात, देख लीजिए। फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, मिनिमम, नीचे टी लिखा है मतलब मिनिमम टाइम, समझ में आ रहा है, मिनिमम टाइम फर्स्ट मशीन का। तो आई वुड लाइक टू रीड लाइक दिस, मिनिमम टाइम ऑफ फर्स्ट मशीन। अभी वो फर्स्ट मशीन कोई भी हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मशीन आपको क्वेश्चन में बोला हो कि पहले M3 को प्रोसेस में लेना है तो फर्स्ट मशीन M3 हो जाएगा। फर्स्ट मशीन आपको प्रोसेस में M2 लेना है तो M2 मेरा फर्स्ट हो जाएगा। उसके नंबर पे मत जाओ, ऑर्डर पे जाओ। आई रिपीट, मशीन के खुद के दिए गए नंबर पे मत जाओ, क्वेश्चन में उसका जो ऑर्डर बोला होता है वो ऑर्डर के हिसाब से पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, वो आपको समझ के लेना है। करेक्ट। तो ये बात पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। उसके नंबर को आप देख के कंफ्यूजन में लेना नहीं है, बस ऑर्डर देखो, इनफ हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो मिनिमम टाइम ऑफ फर्स्ट मशीन आपको देखने का क्वेश्चन में दिया होगा, पहले मशीन का मतलब जो आपको प्रोसेस के लिए ऑर्डर में पहले, सबसे पहले जो प्रोसेस में लेना है वो मशीन को मैं फर्स्ट मशीन बोल रहा हूँ। वो फर्स्ट मशीन M1 भी हो सकता है, फर्स्ट मशीन M3 भी हो सकता है, फर्स्ट मशीन M2 भी हो सकता है। नाउ देयर इज नो सच कंफ्यूजन, ये मैंने क्लियर कर दिया है। सो मिनिमम टाइम ऑफ फर्स्ट मशीन should be greater than or equal to, should be greater than or equal to maximum time of second machine। आप लोगों को क्वेश्चन में से टाइम सब मिलेगा ना, क्वेश्चन के अंदर आपको हिसाब किताब टाइम का दिया रहेगा कि मशीन 1 का हर एक जॉब में, मशीन 2 का हर एक जॉब का, मशीन 3 के लिए हर एक जॉब का कितना समय लगने वाला है, वो टेबल में आपको सब मिलने वाला है। उसमें से आप निकालिए, पहले मशीन में मिनिमम टाइम निकालो, दूसरे मशीन में मैक्सिमम क्या है वो टाइम निकालो,
और दोनों को कंपेयर करो, दोनों के कंपैरिजन में ये बात जो आ रही है तो कंडीशन सेटिस्फाई है। क्या बात आ रही है? तो पहले मशीन का मिनिमम टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ सेकेंड मशीन। जो ये बात सेटिस्फाई हो रही है तो ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाएगी। कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाएगी। अच्छा समझ लो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमारे पास एक दूसरा कंडीशन भी है, उसको चेक करने का। क्या है दूसरा कंडीशन? तो क्या मिनिमम टाइम तीसरे मशीन के लिए देखो क्या होगा, एंड दैट मिनिमम टाइम ऑफ थर्ड मशीन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अगेन मैक्सिमम टाइम ऑफ सेकेंड मशीन। भाई साहब minimum time of third machine should be greater than or equal to maximum time of second machine। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? दोनों में से स्टूडेंट मैंने बीच में लिखा है और मतलब कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होना जरूरी है, बस काम हो गया। If any one of this particular condition is satisfied, you can convert 3 machine problem into 2 machine problem। बस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। जो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं दूसरा कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करूंगा भी नहीं। टोटल 2 कंडीशन है ना, मेरे को कोई दोनों की दोनों कंडीशन कंपलसरी नहीं सेटिस्फाई होना, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। हाँ जो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो दूसरा चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और पहला ही जो सेटिस्फाई हो गया तो दूसरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो कंडीशन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये जब आप कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे तो आप दो मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉब्लम को। यू आर एलिजिबल टू कन्वर्ट इनटू टू मशीन प्रॉब्लम इफ दिस एनी वन ऑफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मैंने नीचे नोट लिखा है स्टूडेंट्स, प्लीज ये सब धीरे धीरे जैसा मैं लेक्चर अभी ले रहा हूं आपको नोट डाउन करते जाना है। मेरी बहुत सी बातें मैंने जो कंटेंट लिखा है अभी सामने उसके अलावा मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें से भी काफी चीज आपको लिखने लायक मिलेगी। यू नीड टू नोट डाउन एट द सेम टाइम। चाहे तो आपको पॉज कर लेने का, जो भी मैं बोल रहा हूँ उस स्टेटमेंट को लिखते जाओ। नहीं समझ में आया या सुनने में आया बराबर रह गया तो वापस आप रिवाइंड करके ले लो। बट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट यू प्लीज नोट डाउन along with this what I have written on the board। उसके साथ साथ कहाँ भी जरूरी लगता है क्योंकि मैंने बहुत सी बातें बाद में वापस से अलग से डिस्कशन में लाया हूँ आपके सामने। तो कंडीशन हो जाने के बाद रीड द नोट। It should satisfy any one condition out of above two, then only we can convert into two machine problem। मतलब मिनिमम एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब शायद दोनों कंडीशन चेक करने बैठो और दोनों भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों हो जाएगा तो भी क्या हो गया। हमको मिनिमम एक कंडीशन सेटिस्फाई होना है, दैट्स इट। बस आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप दो मशीन प्रॉब्लम में क्या कर लो, आपका कन्वर्जन कर लो तीन में से, तीन मशीन प्रॉब्लम का कन्वर्जन दो मशीन में। तो स्टूडेंट मैंने ये जो डिस्कशन किया कंडीशन बहुत जरूरी था। अब आपका कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आप जब टू मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हो वो भी मैंने बता दिया कैसे कर रहे हैं आप। तीन मशीन है आपके पास, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो कि जो भी ऑर्डर का फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा बराबर है, पहले दो का टाइम ऐड करो और दूसरे और तीसरे मशीन का
टाइम ऐड करो, मतलब मैं ऑर्डर से बात कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड मशीन का टाइम ऐड करो और सेकंड और थर्ड मशीन का टाइम ऐड करो, दैट्स इट। आपके सामने रेडी हो गया टू मशीन प्रॉब्लम। अब मेरी बात मेन इंपॉर्टेंट, सर ये हम कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं? आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि भाई सर ये बात दो मशीन में कन्वर्ट करने वाली क्यों करना पड़ रहा है? शायद किसी के माइंड में थोड़ी बहुत आइडिया आनी शुरू भी हो जाएगी। मैं जो भाई बात करने जा रहा हूँ उससे पहले कुछ लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि दो मशीन में कन्वर्ट करने का हमारा पर्पज ये है, भाई साहब टू मशीन प्रॉब्लम के हमने 4 क्वेश्चन किए, सीक्वेंस बनाई, सीक्वेंस जो बन रही थी, देख लो ना, हम ऐसा बॉक्स बना रहे थे, याद आ रहा है क्या? वो यहाँ से हम एक मशीन और यहाँ से हम दूसरा पहला मशीन, इस तरह से ऑर्डर में जा रहे थे, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से जाने के लिए मेरे पास कितने मशीन होने चाहिए? एक, दो। इसका मतलब ये है कि जो हम ऑप्टिमम सीक्वेंस बनाते हैं, इस ऑप्टिमम सीक्वेंस को बनाने के लिए हमें दो मशीन का ही इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट, दो ही तो डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टली ऐसे सीक्वेंस बनने के लिए दो ही तो डायरेक्शन है। तो जो तीसरा मशीन का इंफॉर्मेशन आ रहा है तो उसको कहाँ हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, इन्वॉल्व कहाँ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण से दो मशीन प्रॉब्लम में हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ताकि हम ये ऑप्टिमम सीक्वेंस बना सके। कोई आपको पूछेगा why we are converting into two machine problem, what is the need? तो ये आंसर आना है, to make optimum sequence we need to convert three machine problem into two machine problem। स्टूडेंट्स मेरी बात में वापस थोड़ा बहुत इसके साथ रिपीट करना चाहूंगा। जो हम दो मशीन प्रॉब्लम में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो मैंने जो बताया, पहले पहला मशीन और दूसरे मशीन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करना है और फिर सेकंड और थर्ड को ऐड करना है। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये सब वैल्यूज जनरेट होगी। ये जो है इसके सामने ये मशीन का जो नाम लिखना है, इसको हम लिखेंगे जी और इसको हम लिखेंगे एच। जो सेकंड और थर्ड को ऐड करना है उसको हम लिखेंगे एच। पहला और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके जो भी टाइम आएगा वो जो हम लिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे जी, और सेकंड और थर्ड को ऐड करके जो टाइम लिखने वाले हैं हम उसको बोलेंगे एच। भी जी और एच क्या है, लेट अस सी दैट। स्टेप नंबर 2, वी कंसिडर टू फिक्टिशियस मशीन्स। फिक्टिशियस का मतलब होता है नॉट रियल, नॉट रियल। रियलिटी में ये जी और एच कोई मशीन नहीं है, एक इमेजिनरीली हमने जी और एच का अजम्पशन लिया हुआ है ताकि हम वो सीक्वेंस बना सके। रियलिटी में तो ये तीन मशीन दिए हैं भाई साहब, M1, M2, M3। प्रैक्टिकली आप फैक्ट्री में जाके देखो तो मशीन M1, M2 और M3 इंस्टॉल करे हुए पड़े हैं, उससे काम लेना है हमें। ये जी और एच नाम का कोई मशीन ही नहीं है, जी और एच का नाम का कोई मशीन ही नहीं है। ये खाली हमें जी और एच अल्फाबेट लेटर हमने अज्यूम करके रखा है, ताकि दो मशीन का जो हमारा प्रॉब्लम यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसमें जी और एच, उसके अल्फाबेट से हम उसको बोल सकते हैं दो मशीन प्रॉब्लम है। सो खाली इट इज एन assumption, it is a kind of notation, we can say that which is represented
as a fictitious machine. Here we will write G and here we will write H, and by that notation we will prepare a sequence, that is optimum sequence, and once optimum sequence is derived, step number 3, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू टू मशीन प्रॉब्लम, मतलब ये जो जी और एच का हिसाब आपको मिलने के बाद आप पहले दो मशीन प्रॉब्लम में से सबसे पहले का काम आपका ये रहेगा, आप ऑप्टिमम सीक्वेंस बना लो। ऑप्टिमम सीक्वेंस मिल जाने के बाद आप क्या करते थे, आगे दो मशीन वाले प्रॉब्लम में वर्क टेबल बनाते थे, उसमें आप लोगों को दो मशीन का इंफॉर्मेशन दिया रहता था, मतलब आपका जो वर्क टेबल बनता था वो दो मशीन के लिए बनता था। नाउ information in the question given for three machines, and therefore your work table you will have to prepare for three machines. स्टूडेंट थोड़ा काम बढ़ जा रहा है और कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा प्रोसीजर में आपको थोड़ा टाइम इन्वॉल्व ज्यादा करना पड़ेगा। क्या काम खाली ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि तीन मशीन में से दो मशीन का कन्वर्जन करने का थोड़ा समय जाएगा, और जब आप वर्क टेबल बना रहे हो तीन मशीन के लिए बना रहे हो, आगे आपने दो मशीन के लिए वर्क टेबल बनाया था, तो दो मशीन के लिए वर्क टेबल और तीन मशीन के लिए वर्क टेबल, थोड़ा काम बढ़ जाएगा, समय थोड़ा ज्यादा जाएगा, मगर है बहुत मजेदार। टॉपिक इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, लॉजिक इससे डेवलप होता है और एक सेंस जनरेट हो रही है, एक पर्टिकुलर जिसको हमने आगे भी बोला है, इट इज मैनेजमेंट मैथमेटिक्स। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। ऑपरेशन रिसर्च मैंने बोला था आपको आगे एक्सप्लेनेशन में। तो तीसरे मशीन का एडिशनल वर्क टेबल का काम आपको करने पड़ेगा, एंड हैंस आगे आप दो मशीन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें आप क्या क्या फाइंड करते थे। पहला आंसर आप फाइंड करते थे वर्क टेबल के बाद टोटल एलएप्स टाइम, दूसरा आप लोग फाइंड करते थे आइडल टाइम ऑफ मशीन फर्स्ट एंड आइडल टाइम ऑफ मशीन सेकेंड। बस दो ही मशीन वाला प्रॉब्लम था, सेकेंड मशीन वो तो लास्ट मशीन। नाउ तीसरे मशीन के हिसाब से आपका एक आंसर और बढ़ जाएगा, कौन सा बढ़ेगा, बोलो बोलो, आइडल टाइम फॉर मशीन M3, थर्ड मशीन। देखो भाई नीचे मैंने नोट में थर्ड मशीन एडिशनल एक तीसरा मशीन जो बढ़ चुका है, तो उसका भी मैंने एलिप्स टाइम का फॉर्मूला लिखा है। आइडल टाइम का मैंने फॉर्मूला लिखा है। व्हाट इज दैट? सो नाउ idle time of third machine will also come, एक आंसर और बढ़ जाने वाला है आपका। so that idle time of machine third, that is third machine, the formula is total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs of third machine। ए सेकेंड मशीन का भी तो आइडल टाइम निकालने का जैसा ही फॉर्मूला था ना, टोटल elapsed time माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल द जॉब्स ऑफ सेकेंड मशीन। अब यहाँ क्या हो गया, sum of processing time of all the jobs of third machine, because we are finding idle time of third machine। बच्चे फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला का हिसाब वही है। हाँ लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, सेकेंड मेथड है इसका भी, जैसे उसमें भी सेकेंड मेथड में बताता था ना आपको, कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया सेकेंड मेथड से भी आइडल टाइम कैसे हम लोग सेम लाके बताते थे, याद करो। वैसा ही कुछ मेथड इधर भी है, वो हम क्वेश्चन में साथ में करेंगे, क्योंकि मुझे मुझे सामने टेबल चाहिए, वर्क टेबल चाहिए, तो ही मैं वो सेकंड मेथड बता पाऊंगा। हाँ बट फॉर्मूला ये आप यूज कर सकते हो, सेकंड मेथड की फिर जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यही फॉर्मूला इनफ है। ये तो अल्टरनेटिव है तो आपको जानने में मजा भी आता है, और कैसे आइडल टाइम सेकंड मेथड से जो निकलता है वो इंटरेस्टिंग है ना, वो मेथड मैंने आगे भी बताया था। लेकिन ठीक है, जो मेथड अपने को इजी लग रहा है वो अपन करते हैं फिर।
So students, with this is the procedure what I have explained. I would like to repeat. This is 3 machine problem. Step number 1, convert 3 machine problem into 2 machine problem. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या है कंडीशन, और ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मिनिमम टाइम ऑफ फर्स्ट मशीन ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ सेकेंड मशीन, और जो ये पहला वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा चेक करना पड़ेगा, और दूसरा पहला सेटिस्फाई हो गया तो दूसरा चेक करने की फिर जरूरत नहीं है। तो दूसरा वाला क्या है जी, मिनिमम टाइम ऑफ थर्ड मशीन should be greater than or equal to maximum time of second machine। ये कंडीशन जो आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो आप 2 मशीन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, अच्छा दो मशीन में आप जो कन्वर्ट करोगे उसमें 2 मशीन का नाम क्या रखना है आपको, तो एक को जी एक को एच। अब ये जी और एच आया कहां से, तो कि ये मेरा नोटेशन है, ये कहां से आया नहीं है, ये हमने अज्यूम किया है। और जी और एच एक तरह के मशीन है जो मशीन प्रैक्टिकली रियलिटी में नहीं है, हमने अज्यूम किया है, वो अजम्पशन के आधार पे है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फिक्टिशियस मशीन्स। ये वर्ड याद रखना, हमको लिखना है आंसर में, फिक्टिशियस मशीन, जी और एच। और ये जी और एच आप जब 2 मशीन में कन्वर्ट करोगे इस तरह से टेबल बनेगा, तो ये जी और एच के एलिमेंट्स कैसे लाओगे, तो कि जी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फर्स्ट मशीन प्लस टाइम ऑफ सेकेंड मशीन, एच टाइम ऑफ सेकेंड मशीन प्लस टाइम ऑफ थर्ड मशीन। अच्छा मैंने नीचे एक नोट मारा है, ये भी बात ध्यान रखने जैसी है, आपको जो टाइम ऐड करना है ना जी के लिए, फर्स्ट और सेकेंड मशीन के टाइम को ऐड करना है। तो मगर करना कैसे ऐड, रिस्पेक्टिव जॉब के टाइम ऐड करना है। जैसे पहला जॉब का, अब यहाँ देखो मैंने 3 मशीन प्रॉब्लम का आपको टेबल बनाया था ना, तो पहला मशीन का और सेकेंड मशीन का पहले जॉब का जो टाइम है दोनों का वो ऐड करने का, फिर दूसरे जॉब के भी ये 2 टाइम आपको ऐड करने के, तीसरे जॉब के भी ये 2 टाइम आपको ऐड करना है रिस्पेक्टिवली। पहले 2 मशीन के टाइम ऐड करने हैं हर एक जॉब के हिसाब से, वैसे आपको सभी के टाइम को ऐड करके लेना है। ये हो गया जी, यहाँ लिखते जाएंगे आप। So respective time you have to add, I have shown here, and similarly when you will calculate the time for H machine, H machine का टाइम आप जब लिखोगे तो आपको सेकेंड और थर्ड मशीन को आपको ऐड करना है, मतलब सेकेंड एंड थर्ड मशीन के टाइम को ऐड करना है रिस्पेक्टिवली दैट जॉब के लिए। तो कि पहला जॉब का जो टाइम दोनों के लिए रहेगा ये दोनों को आपको ऐड करना है, फिर ये दोनों को आपको ऐड करना है, एंड सो ऑन। That is why I have written that note that respective jobs are to be added in terms of time. So students, this is what we get two machine problem. After getting two machine problem, step number 3 को आप रेफर करिए, उसके अंदर 2 पार्ट है। स्टेप नंबर 3 में पहला पार्ट है कि आपको 2 मशीन प्रॉब्लम मिल चुका है, तो आप अब ये क्या करो, ऑप्टिमम सीक्वेंस बना लो। एंड आफ्टर गेटिंग ऑप्टिमम सीक्वेंस बनाने का प्रोसीजर वही है जो हमने 2 मशीन प्रॉब्लम में देखा है, इट इज द सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। एंड आफ्टर गेटिंग ऑप्टिमम सीक्वेंस you need to prepare work table, that is also its method will be the same। हाँ, ये खाली आपको ध्यान रखना है कि तीसरे मशीन मतलब जो थर्ड मशीन रहेगा उसका आपको एडिशनली वर्क टेबल का हिस्सा बढ़ जाएगा, आपका एक पार्ट एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेगा फॉर मशीन 3 इन टाइम आउट टाइम। जैसे मशीन 1 मशीन 2 में भी हम लोग इन टाइम आउट टाइम वगैरह लिखते हैं, उसी तरह से मशीन 3 जो भी थर्ड मशीन जो भी होगा उसके अंदर भी इन टाइम आउट टाइम वैसा ही कॉलम बना के आपको उसका वर्क टेबल एक्स्ट्रा एडिशनली बना लेना है। So this is what the whole process
And finally, after getting your work table, as you know, you have to find out different answers such as total elapsed time, idle time for machine, first machine, whatever will be the first machine, idle time of second machine, and idle time of third machine. And for that idle time of third machine, there is a formula, that is total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs of third machine. Students, सेम प्रोसेस वर्क टेबल वगैरह बनाने का है, और ये लास्ट का एक एक्स्ट्रा आपको आंसर आइडल टाइम ऑफ मशीन थर्ड, वॉट एवर विल बी द थर्ड मशीन, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मशीन इसमें एडिशनली आ चुका है, तो उसका आइडल टाइम अपने को एक्स्ट्रा निकालना जरूरी है। और इसके लिए भी एक अलग से मैं मेथड बताऊंगा, जैसे मैंने टू मशीन प्रॉब्लम में भी मैंने एडिशनल मेथड बताया था, वैसे ही इसमें भी मैं एडिशनल मेथड बताऊंगा कि आइडल टाइम हम कैसे निकालेंगे। So this is what I have repeated the whole process, and now let me consider a problem based on three machines. तो ये थ्री मशीन प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन, that is serially example number 5, we have to consider. Determine the optimal sequence of jobs that minimizes the total elapsed time for the data given below. Processing time on machine is given in hours, and passing is not allowed. Okay. Also find minimum total elapsed time t and idle time for three machine. तीनों मशीन के आइडल टाइम भी पूछे हैं और elapsed टाइम भी पूछा है। अब स्टूडेंट हमको यहाँ पे मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 ये तीन मशीन दिया है, लेकिन ऊपर अपन ने पढ़ा कहाँ पे भी अपने को ऐसा नहीं लिखा है कि अपने को ऑर्डर बदल के लेना है प्रोसेस करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं। तो हम क्या बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे, if nothing is said, that in process also we will consider machine M1 as a first machine, machine M2 as a second machine, and machine 3 as a third machine. वो जो सीरियल ऑर्डर से दिया हुआ है सीरियली, वही सीरियल ऑर्डर से हमारा भी प्रोसेसिंग का काम होगा, that we can assume if nothing is given. Student, very first in the solution part we will consider this particular table which is given, and first step is to convert into two machine problem, but before converting conditions हमको चेक करनी है। तो मेरा जो पहला मशीन है, कंडीशन के हिसाब से पहले हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे। पहले लिखने हैं सिंस गिवन प्रॉब्लम is three machine problem, first we convert into two machine problem, और इसके लिए हमें वो कंडीशन चेक करना है। चेकिंग कंडीशन, पहला कंडीशन क्या लिखा था हमने, मिनिमम टाइम ऑफ फर्स्ट मशीन should be greater than or equal to maximum time of second machine. स्टूडेंट्स अब जरा देखो तो टेबल में पहले मशीन में मिनिमम टाइम क्या है, ये मेरा फर्स्ट मशीन, मिनिमम टाइम इज 3 आवर्स। सेकेंड मशीन का हमें क्या देखना है, मैक्सिमम। जरा बोलिए सेकेंड मशीन का मैक्सिमम टाइम क्या है,
that is 5 hours. So you substitute in that. So minimum time of first machine is 3, greater than or equal to 5. Is it greater than or equal to 5? Not greater than or equal to 5. ठीक है? And therefore this condition is not satisfied. I can say therefore this condition is not satisfied. चलिए सेकंड कंडीशन पे आते हैं. हमको तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना है ना. तो दूसरे कंडीशन पे हम आते हैं. सेकंड कंडीशन क्या है? मिनिमम टाइम ऑफ M3, minimum time of third machine, that is again greater than or equal to maximum time of second machine. स्टूडेंट यहाँ पे देखो थर्ड मशीन में मिनिमम टाइम क्या है? दिस इज योर थर्ड मशीन. मिनिमम टाइम इज 5. इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू? अगेन मैक्सिमम टाइम ऑफ सेकंड तो वही रहेगा, दैट इज 5. सो व्हाट डज इट मीन? 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू उसमें आ जाता है. सो 5 इज इक्वल टू 5, that is true, which is true. Therefore this condition is satisfied. This condition is satisfied. And if this condition is satisfied, दोनों में से एक condition satisfy हो गया है, hence we can convert into two machine problem by taking G and H, G and H as a fictitious machines where what is G? What is G? हमने आगे फॉर्मूला में लिखा है, देखो, दैट इज टाइम ऑफ फर्स्ट मशीन प्लस टाइम ऑफ सेकेंड मशीन. And what is H? Time of second machine plus time of third machine. Okay, so let me prepare jobs which are given A, B, C, D, E, F, G. And this is machine G and H, which are fictitious machines.
फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन के टाइम को ऐड करके जी मशीन का टाइम लिखना है। सो 3 + 4 ये सब ऐड करते जाएंगे। 7, 8 + 3, 11, 7 + 2, 9, 4 + 5, 9, 9 + 1, this is 10, 8 + 4, 12, and 7 + 3, this is 10. And now for H machine, second machine और third machine का time add करना है, that is 4 + 6, 10, then 3 + 7, again 10, 5 + 2 + 5, it is 7, 5 + 11, this is 16, 1 + 5, this is 6, 4 + 6, this is 10, and 3 + 12, this is 15. So this is what we got two machine problem. And now as per the next step, student, we are going to prepare optimum sequence. Optimum sequence. For that 7 job, we prepare 7 box from left to right G and from right to left H. So let us have optimum sequence. सबसे minimum 6 job E in machine H. This is done. 6 के बाद next minimum आ रहा है 7. यहाँ पे भी है 7, यहाँ पे भी है. But they are for different machines. तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है different jobs. देखो कोई टाई का situation नहीं आ रहा है. So this 7 belongs to job C in machine H. And after that this A job in machine G. So this is done. After 7 next minimum is 9. 9 जो है वो मशीन डी में है, जॉब डी में है मशीन जी के लिए. तो हियर आई विल असाइन. सो डी जॉब भी असाइन हो गया. कैंसल दैट. नेक्स्ट मिनिमम इज 10. अब 10 आपको 3 जगह पे दिख रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ. तो मैं पहले ये जी वाला 10 लेके आगे बढ़ता हूँ, which is in machine G, that is, and ये हो जाने के बाद इसके बीच में आपको टाई जनरेट हो रहा है, that is in between job B and F. Between job B and F. If I take this 10 first, तो मशीन H के लिए B जॉब पहले आएगा और बाद में F जॉब आएगा. इसके बीच में हो गया और ये G में भी 10 रिपीट हो रहा था. अब मैं अल्टरनेट सीक्वेंस जनरेट करता हूं. जो फिक्स जॉब थे जिसमें कोई टाई का सिचुएशन नहीं था वो तो एज इट इज रहेगा, और जिनके बीच में ये टाई वाला सिचुएशन था 10,
उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि उसके रिलेटिव पोजीशंस को मैं अल्टरनेटिवली लिखूं, ताकि नया सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। तो इफ आई टेक दिस 10 फर्स्ट, तो जी का पोजीशन यहाँ आना बनता ही है, बट बाद में मैं ये दोनों को अल्टरनेटिवली ले लेता हूँ, पहले बी और फिर एफ, इस तरह से ये दोबारा एक दूसरे में एक्सचेंज करके मेरे पास नया एक सीक्वेंस तैयार हो जाता है। लेट मी सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ alternate sequence or not apart from this। ये तो फिक्स पोजीशन पे बैठे हैं अपने आप जगह पे, एज इट इज मैंने लिख दिया है। अब मैं 10 पोजीशन के लिए मैंने पहले ये जी को देखा था। इफ आई सी फर्स्ट दिस बी जॉब फॉर एच मशीन, तो यहां पे मैं बी लिखूंगा। उसके बाद जो मैं ये जी वाला देखता हूं, तो जी जॉब मशीन जी में यहां आएगा, और बचा कौन सा, दैट इज एफ। तो ये सीक्वेंस ऑलरेडी मुझे मिल चुका है क्या, लेट मी सी, this is already I have, so there is no such chance for third alternative. It is the same sequence we are generated, and therefore these two alternative sequence are possible. So regarding work table, that you have to prepare for any one optimum sequence. So let me go according to the second sequence. This is my first one and this is my second one. So I am going with the first alternative, and we have to prepare work table. So student, I am ready with the work table. So let us have the order of the job which is created in our optimum sequence, that is A D G F, A D G F, B C E, B C E. Okay, and let us start our calculation in this table. The very first, the in time, as you know, it is always starting as a 0, and we are in the column of machine M1. So in the question, you have to see the time for machine M1. First one is A job. A job takes 3 hours. So this will be at the end of third hour. First A job will be finished. थर्ड आवर पे मैं डी जॉब शुरू करूंगा. डी जॉब टेक्स 4 आवर्स. एड इनटू दैट 7 आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब जी शुरू करूंगा. जी जॉब टेक्स 7 आवर्स. एड 14th आवर पे मैं एफ जॉब शुरू करूंगा. एफ जॉब टेक्स 8 आवर्स. 22nd आवर पे एफ जॉब फिनिश होगा एंड 22nd आवर पे नेक्स्ट बी जॉब शुरू होगा. बी जॉब टेक्स 8 आवर्स. 30th आवर पे नेक्स्ट सी जॉब शुरू कर दिया जाएगा. इट टेक्स 7 आवर्स. तो इट इज 37th आवर पे ई जॉब शुरू हो जाएगा. ई जॉब टेक 9 आवर.
and this is at the 46th hour my machine M1 का पूरा फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. नाउ एज यू नो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि भाई ये जैसे ही मशीन 1 ने पहला जॉब 3 घंटे में खत्म कर दिया होगा, ये जॉब नेक्स्ट मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट मशीन अपना काम शुरू कर सकता है. So at the end of third hour, machine 2 will begin process with first A machine. A machine, अब मशीन 2 में देखना है आपको, मशीन 2 में आपको देखना है A job takes 4 hour 7. यहाँ 7 में ट्रांसफर करूंगा, कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ भी जो 7 है सेम है, सेम एलिमेंट्स चलते हैं. ये वाला छोटा नहीं चलेगा, है ना. ये अपने डिस्कशन में लाए थे कि भाई जल्दी प्रोसेस शुरू नहीं हो पाता है जब तक वो उसका प्रीवियस मशीन उसको जॉब ट्रांसफर करके नहीं देगा तब तक. तो 7 चलेगा. नेक्स्ट डी जॉब है, इट इज 5 आवर्स 12. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 12 में ट्रांसफर करूंगा नहीं चलेगा क्योंकि 14 आवर ही मशीन फर्स्ट को जी जॉब के लिए लग जाने वाला है. तो 14 आवर तक मशीन 2 को वेट करना पड़ेगा, मतलब कि 2 घंटा आइडल टाइम मशीन 2 बैठा रहेगा. नेक्स्ट जी मशीन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है मशीन 2 में, इट टेक्स 3 आवर्स. तो 17 आवर पे जॉब खत्म होना है. यहाँ वापस वही बात आएगी, 17th आवर पे मैं यहाँ नेक्स्ट जॉब पे उसको ट्रांसफर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अर्लियर प्रीवियस मशीन ही एफ जॉब के लिए 22 आवर कंज्यूम कर रहा है. तो एट द एंड ऑफ 22nd आवर ओनली आई कैन स्टार्ट my next job in machine 2. So it has 5 hours of idle time. 5 hours of idle time. 22nd hour पे मैं F job शुरू करूंगा सेकेंड मशीन में 4 hours 26. अगेन सेम 26 आवर पे मैं यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, 30 आवर तक मुझे वेट करना पड़ेगा. देयरफॉर आई हैव टू वेट फॉर 4 आवर्स. नेक्स्ट जॉब बी है. बी जॉब को मशीन 2 में 3 आवर्स लग रहे हैं. Add 3 hours, 33 hours. I'll finish this B job, but I can't start next job at 33rd hour. I have to wait till 37th hour. 4 hour again idle time is generated. Next one is C job. C job for machine 2, it's 2 hours. So 39th hour पे finish होगा, but 39th hour पे next job में नहीं start कर सकता. I have to wait till 46th hour. So it is 7 hour of idle time again we are generated. Next E job, lastly E job you have to perform for 1 hour and this is ending at 47 hour. So student यहाँ पे सेकेंड मशीन का भी पूरा प्रोसेस खत्म हो रहा है and now I will begin my next machine third and machine third will start its performance on 7th hour because मशीन 2 को ही 7 घंटा पहले जॉब को खत्म करने के लिए लग रहा है और 7वें घंटे पे वो ट्रांसफर करेगा मशीन थर्ड को ये जॉब एंड हेंस मशीन थर्ड विल स्टार्ट इट्स प्रोसेस ऑन 7th आवर. अब मैं मशीन 3 का डेटा देखूंगा. फर्स्ट इज जॉब ए, इट टेक्स 6 आवर्स 13 आवर पे खत्म होगा. डी जॉब नेक्स्ट 13 आवर पे स्टार्ट होगा. डी जॉब टेक्स 11 आवर्स 24th आवर पे फिनिश होना है. 24th आवर पे नेक्स्ट जी जॉब शुरू होगा 12 आवर्स
एड इन दैट 36th आवर पे ये जॉब खत्म होगा और एफ जॉब नेक्स्ट वाला शुरू हो जाएगा। एफ जॉब टेक्स 6 आवर्स 42। 42nd आवर पे नेक्स्ट जॉब बी शुरू होगा। बी जॉब टेक्स 7 आवर्स। 7 आवर्स इसमें ऐड करो 49 आवर। 49th आवर पे नेक्स्ट जॉब सी शुरू होगा। सी जॉब टेक्स 5 आवर्स। एड इन दिस 54th आवर पे नेक्स्ट जॉब ई शुरू होगा। ई जॉब टेक्स 5 आवर्स। 59 is the final answer where my all three machine will complete the work for all the jobs. So 59 को टिक मार्क करके रखो। This is my total elapsed time, minimum elapsed time. And previous column के लिए first place को आप मार्क करो, first element, उसके previous का last element, उसके previous column का first element और उसके previous column का last element. ये ऑर्डर से आप टिक मार्क करके रखो बिकॉज दिस एलिमेंट्स आर एसेंशियल। अब हमें जो आंसर्स लिखने हैं फर्स्ट, टोटल एलिप्स टाइम that is we denoted by T, that is 59 hours. Second, idle time for machine, that is M1, that is formula total elapsed time minus last out time of machine M1। मेरा स्टूडेंट देखो तो मशीन M1 का लास्ट आउट टाइम तो क्या ये रहा 46। तो टोटल एलएप्स टाइम 59 में से आप 46 को माइनस करेंगे, इट विल बी 13 आवर्स। इट विल बी 13 आवर्स। सेकेंड, that is next one. Third is idle time for machine M2, that is total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs in machine M2। देखो जरा मशीन 2 का क्वेश्चन में देखो, मशीन 2 का सभी जॉब का प्रोसेसिंग टाइम का टोटल क्या हो जाएगा। 22 आवर्स है। कितना है? 22 आवर्स। तो टोटल एलएप्स टाइम 59 में से ये 22 आवर्स माइनस करो, यू विल गेट 37 आवर्स। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड था, वो तो हमने दो मशीन प्रॉब्लम में देखा भी है, और आपको जो लगता है कि ओरली हम यहाँ देखना चाहते हैं तो टेबल में आ जाइए। मशीन M2 सबसे पहले 3 प्लस इन बिटवीन में 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7 स्टूडेंट्स, ये सब मैंने टाइम लेके ऐड किया हुआ है। अब मैं एक्स्ट्रा और क्या ऐड करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अर्लियर सिचुएशन में तो दो मशीन के ही प्रॉब्लम होते थे, तो मतलब सेकेंड मशीन वॉज द लास्ट मशीन, और यहाँ पे तीसरा मशीन लास्ट मशीन है। तो यहाँ क्या एक पॉइंट एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा, दैट
when machine 2 will finish its process at 47 hours, after that machine 3 के प्रोसेस होने के लिए 59th आवर तक वेट करना पड़ेगा, एंड हेंस 59th आवर तक मशीन 2 को वेट करने पड़ेगा आफ्टर 47th आवर. तो एडिशनली 59th आवर माइनस 47 आवर, ये हम माइनस करेंगे तब जाकर पता चलेगा कितना आवर एक्स्ट्रा मशीन 2 को वेट करना पड़ेगा जब तक मशीन 3 का काम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब पूरा जॉब का प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाता है तब तक. तो ये एक्स्ट्रा बात आई जो इफ यू आर गोइंग विद दिस अल्टरनेटिव मेथड देन दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट यू हैव टू कंसीडर. अदरवाइज फर्स्ट मेथड में तो डायरेक्टली सम ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल द जॉब ऑफ मशीन M2 माइनस कर देंगे 37 आवर, ऐसा ही आंसर मिल जाने वाला है. मगर इसमें आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली देखना मिलेगा कैसे ये elapsed टाइम आइडल टाइम जनरेट हो रहा है. तो ऑल टुगेदर ये क्या आंसर आएगा, 3 प्लस 22 प्लस 59 minus 47, that is 12 hours. सेवन आवर्स. देखो आया ना सेम आंसर. तो दिस इज प्रैक्टिकल मेथड कि जो हमें एक एक वेटिंग टाइम मतलब आइडल टाइम कहाँ कहाँ अलग अलग जगह से मिलने वाला है. प्रैक्टिकली आप देखो जरा टेबल में से मैंने जो ढूंढ के निकाला है ये सही आपको देखने मिलता है. ये आप नॉलेज में ले सकते हो प्रॉपरली. दैट अर्लियर मेथड खाली उसका टोटल आप माइनस करके ले लो, आंसर आ जाने वाला है. बट वहां बच्चे लोगों को ये पता नहीं चलने वाला है कि एक एक आइडल टाइम कहाँ जनरेट हुआ है, वो देखने नहीं मिलने वाला है. ठीक है. थर्ड machine, that is number 4, idle time of machine M3. Again तो फॉर्मूला वाइज हम जब जाएंगे तो टोटल elapsed टाइम माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम of all the jobs in machine M3. तो 59 is total elapsed time minus sum of the processing time. आपको तीसरे मशीन के लिए टोटल करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है. That is 52 hours. That is 52 hours. Minus 52 you'll get 7 hours of idling time. अब इसमें भी आप जो है अल्टरनेट मेथड में इसमें दिखाना चाहूंगा बिकॉज से पहला क्वेश्चन है 3 मशीन वाला और इसका अल्टरनेट मेथड. तो द वेरी फर्स्ट, जब तक मशीन 2 स्टार्टिंग में 7 घंटे का काम कंप्लीट करके आगे नहीं भेजेगा तब तक मशीन 3 अपना काम शुरू नहीं करेगा. मतलब इसको मैंने देखो मार्किंग करके रखा हुआ है. तो 7 आवर तो पहले ही उसको 7 आवर तक तो पहले ही उसको वेट करने का स्टार्टिंग में हो रहा है मशीन 3 के लिए. अब आप देखो इन बिटवीन इसके बीच में किधर अपने को आइडल टाइम एक्स्ट्रा मिला है क्या, नहीं मिला है. नहीं तो मैं एरो करके दिखाता था ना. ये एरो हम क्यों कर रहे हैं, सब सभी एलिमेंट के लिए हम एरो नहीं कर रहे हैं. एरो में तभी करूंगा जब भी कहाँ पे आइडल टाइम का डिफरेंस का यहाँ पे जनरेशन बात आने वाला है तभी मैं करके दिखाऊंगा, तो ही वो हाईलाइट होगा. नहीं है डिफरेंस तो एरो करके वहां दिखाने की जरूरत नहीं है. And as a result, the initial 7 hour of idle time, that is only the idle time I am going to generate, and therefore this is my final answer, 7 hour in the alternate method. So students,
ये जो 3 मशीन वाला प्रॉब्लम हमने यहाँ कंप्लीट किया, ये आप प्रॉपरली वापस से प्रैक्टिस में लेना चाहिए। तो जो अल्टरनेट सीक्वेंस आया है उससे आप सॉल्व करना दूसरा टेबल, वर्क टेबल, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि एक सीक्वेंस तो मैंने लेके आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो ये जो पहला सीक्वेंस है वो मैंने लिया हुआ है। आप प्रैक्टिस के लिए ये दूसरा वाला सीक्वेंस लेके ट्राई करना। ऑल आंसर्स regarding total elapsed time and idle time you will get same, right? So here I am concluding. Thank you.